Good morning, everyone. This is Dr. Pooja Chimpa, Assistant Professor, Government Law College, बीकानेर. PIL जो LLB सेकेंड ईयर का सब्जेक्ट है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन. इसमें हम आज टॉपिक ही पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन एंड प्राइवेट इंटरेस्ट लिटिगेशन को लेते हैं. पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन क्या है, ये मैंने आपको एकदम फर्स्ट वीडियो में ही, इंट्रोडक्टरी वीडियो में आपको पढ़ाया था डेफिनेशंस के साथ में, कि जन सामान्य के हित के लिए कोई किया गया वाद, उसे लोकहित मुकदमा यानी कि जनता के हित के लिए किया गया मुकदमा कहते हैं. और इसके साथ हम आज लोक हितवाद के साथ ही प्राइवेट हितवाद, प्राइवेट इंटरेस्ट लिटिगेशन भी देखेंगे. आप लोगों के एग्जाम्स में ये क्वेश्चंस यूजुअली पूछा जाता है कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन एंड प्राइवेट इंटरेस्ट लिटिगेशन में क्या अंतर है, इन दोनों का वर्णन कीजिए या दोनों को साथ में ही कि इन दोनों को समझाइए. इस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. तो हम देखते हैं कि प्राइवेट हितवाद, प्राइवेट इंटरेस्ट लिटिगेशन एक्चुअल में क्या है. तो जैसा कि हम देखते हैं कि हमें लोक हितवाद को पढ़ने की आवश्यकता होती है. प्राइवेट हितवाद क्या है ये हमें शुरू से पता होता है, क्योंकि कोर्ट में जो जनरली केसेस किए जाते हैं वह हमेशा ही निजी हितवाद, प्राइवेट हितवाद ही है. क्योंकि जनरली जो हम देखते हैं न्यायालय में केसेस जाते हैं कि एक पक्षकार किसी फैक्ट को रखता है कि ये मेरे साथ अन्याय हुआ, और दूसरे पक्षकार के विरुद्ध वो किया जाता है, और उसमें दूसरा पक्षकार उस फैक्ट्स को डिनाई करता है, यानी एक एसर्ट करता है और एक डिनाई करता है. तो इस तरह से दो पक्षकार होते हैं, दोनों में विवाद होता है, तो इसे प्राइवेट हितवाद कहते हैं, और यह प्राइवेट अधिकारों के संबंध में होता है. तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो प्राइवेट हितवाद है प्रतिकूल वाद प्रणाली है. ठीक है, क्योंकि इसमें दो पक्षकार होते हैं, एक वाद लाने वाला और दूसरा जिसपे वाद किया गया है यानी प्रतिपक्षी. तो ये जो प्राइवेट हितवाद है वह लोकस स्टैंडाई यानी सुने जाने के अधिकार जो है उसका परंपरागत सिद्धांत पर ये बेस्ड है. इसमें बेसिकली क्या होता है, जो वाद लाता है यानी वादी, उसके अपने खुद के अधिकारों का उल्लंघन होता है, और उसी द्वारा ही, क्योंकि वही पीड़ित पक्षकार होता है, वो विक्टिम होता है, और उसके द्वारा ही कार्रवाई की जाती है. और अन्य कोई व्यक्ति इस तरह से उसके अधिकारों के लिए वाद नहीं ला सकता. ये नहीं कि ए के घर में कोई एंटर हो गया और चोरी कर ली, और इस तरह से उसे उसके विधिक अधिकारों का हनन हुआ, तो ए नहीं करके उसका पड़ोसी बी कहता है कि चलो ए नहीं कर रहा तो मैं कर देता हूँ. ये प्राइवेट हितवाद में इस तरह की चीजें नहीं होती हैं. तो इस तरह से हम कुछ लक्षण देखते हैं कि प्राइवेट इंटरेस्ट लिटिगेशन के क्या लक्षण हो सकते हैं. पहला तो हम देखते हैं कि इसमें दो व्यक्तिगत पक्षकार होते हैं. व्यक्तिगत का मतलब समझ गए आप, यानी जिसके खुद के ही अधिकारों का हनन हुआ हो, और ये दोनों पक्षकार प्रतिकूल रुख रखते हैं, यानी एक एसर्ट करता है दूसरा उसको डिनाई करता है. एक महत्वपूर्ण चीज मैं आपको बताती हूँ, प्राइवेट हितवाद का एक लक्षण यह है कि ये मामले भूत लक्षी होते हैं, यानी पास्ट में जो घटना घट चुकी है उससे संबंधित होते हैं. उससे संबंधित तथ्य और विधि के प्रश्नों का विनिश्चय करने के लिए न्यायालय में आते हैं. और यह है कि जो पक्षकार द्वारा तर्क दिए जाते हैं उसके आधार पर अधिकारों का निपटारा किया जाता है. एक इम्पॉर्टेंट चीज इसमें ये आप देखिए कि जो प्राइवेट इंटरेस्ट लिटिगेशन है इसमें न्यायालय की जो भूमिका होती है वह जो विवादास्पद विवाद्यक होते हैं, यानी कि जो इश्यूज होते हैं जिन पे कि विवाद है, उनका अगर डिसीजन न्यायालय ने कर दिया तो वहीं तक न्यायालय की भूमिका होती है, उसके बाद समाप्त हो जाती है.
और उस डिसीजन का जो इफेक्ट होता है केवल उन पक्षकारों तक ही सीमित होता है। ऐसा नहीं कि ए ने बी पे किया और जो डिसीजन दिया गया वह ए और बी पे ही अप्लाई होगा, वह सी जेड पे नहीं अप्लाई हो सकता या अन्य किसी पे अप्लाई नहीं हो सकता। और इस तरह से इसमें जो न्यायाधीश होता है, जजेस होते हैं, उनकी भूमिका एक निष्पक्ष एम्पायर के रूप में ही होती है, क्योंकि जो मुकदमे की संपूर्ण जो कार्यवाही है वो पक्षकारों के द्वारा ही किए जाते हैं, उनके कृत्यों से ही संचालित और नियंत्रित की जाती है। और जज सिर्फ कार्रवाई की अध्यक्षता के रूप में, एक अंपायर के रूप में कार्य करता है। तो साथ में हम पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में, पीआईएल में इन्हीं लक्षणों को देखते हैं कि इस बेस पे जो मैंने अभी बताया कि प्राइवेट इंटरेस्ट लिटिगेशन में ये लक्षण होते हैं, तो कुछ लक्षण हम पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के ही साथ में देखते हैं। तो जैसा कि नाम से ही है कि लोकहित मुकदमा, ये गरीब और असहाय व्यक्तियों के जो मूलभूत बेसिक मानवीय अधिकार है, ह्यूमन राइट्स है, क्योंकि वे मानव है इसलिए उनके ये अधिकार है, उनके उल्लंघन के विरुद्ध किसी अन्य द्वारा याचिका दायर की जानी, ये है लोकहितवाद। और यह इसको ऐसा भी कह सकते हैं कि कोई सरकारी नीति, लोक पदाधिकारी या राज्य की कोई कार्यशैली है, उससे संबंधित कोई मामला है, तो उसके संबंध में भी ये दायर की जाती है। तो इसमें पिटिशनर है वो समस्त समाज के लाभ के लिए वाद दायर करता है लोकहितवाद में, और इसका जो विवाद का क्षेत्र है वो बहुत ही लचीला होता है, एक सीमित नहीं होता है। और इसमें एक बात यह है कि जो सरकारी एजेंसीज, जांच एजेंसीज जो भी हैं, वो सभी मिलकर समस्या का समाधान करते हैं, क्योंकि इसमें झगड़े की कोई बात नहीं होती, कोई विवाद नहीं होता। और सरकार और जो लोक प्राधिकारी होते हैं वे समस्या को निपटाने के लिए भरपूर सहयोग करते हैं। और ये बेसिकली जो फ्यूचर के कार्यों में के संबंध में होता है, यानी कि फ्यूचर में जो प्रेजेंट में कानून कार्य चल रहे हैं, फ्यूचर में उनका जो इफेक्ट होगा उनको रोकने के लिए यूजुअली ये पीआईएल की जाती है, जो कि फ्यूचर में जनता के हितों को चोट पहुंचाएगी। और यह इसमें जो रिलीफ मांगी जाती है, जो अनुतोष मांगा जाता है, वह सुधारात्मक प्रकृति का होता है, प्रतिकारात्मक प्रकृति का नहीं होता है। इसलिए हम देखते हैं कि इसमें न्यायालय की जो भूमिका होती है वो बहुत विस्तृत रूप से होती है। न्यायालय जो न्यायाधीश होते हैं उसके खुद के जो सामाजिक दर्शन होते हैं वह भी इसमें बहुत अंदर तक इसको इफेक्ट करते हैं। तो इसलिए जो पीआईएल होती है उसको किसी समय अवधि या किसी प्रभाव की सीमा में नहीं बांधा जा सकता। और इसमें न्यायालय की जो भूमिका होती है वो सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं रह के अनंत काल तक, आगे तक, भविष्य तक वह चलती रहती है, सतत रूप से चलती रहती है। तो ये हमने अभी देखा कि प्राइवेट हितवाद और जो पब्लिक हितवाद था, इनके मुख्य ये लक्षण थे। अब हम देखते हैं कि जो हमारे जो प्राइवेट हितवाद था वो बेसिकली किस स्तर से शुरू हुआ, उसमें धीरे धीरे क्या परिवर्तन हुए और उसमें उदारता किस तरह से आई। तो जो भारत में प्राइवेट हितवाद था वह इंग्लैंड की व्यवस्था के बेस पे था। इंग्लैंड में व्यवस्था थी एडवर्शियल लिटिगेशन प्रणाली, यानी जो मैंने आपको पहले बताया प्रतिकूल वाद प्रणाली। इंग्लैंड के उस प्रतिकूल वाद प्रणाली पर भारत का प्राइवेट हितवाद निर्भर था। तो जो ये प्रणाली थी प्रतिकूल वाद प्रणाली, उसके तहत क्या होता था कि कोई भी
जो लोकहितवाद का कोई मुकदमा होता था वह प्राइवेट व्यक्ति नहीं ला सकता था। और उसके लिए अटॉर्नी जनरल, इंग्लैंड में अटॉर्नी जनरल को ही संरक्षक बनाया गया था, गार्जियन बनाया गया था, जो लोकहित के संबंध में कोई इशू होने पे वह उसके संबंध में वाद लाता था और प्राइवेट व्यक्ति नहीं ला सकता था। इसलिए जो समाज के अन्य लोग होते हैं वो कार्रवाई प्रारंभ नहीं कर सकते थे इसके संबंध में। तो इसलिए कोई पब्लिक न्यूसेंस होता या एनवायरनमेंट की क्षति के संबंध में कोई भी केस होते तो किसी भी निजी स्तर पर न्यायालय में केस नहीं किया जा सकता था। सिर्फ अटॉर्नी जनरल ही ऐसे केसेस को न्यायालय में ले जा सकता था। ये मैं पुराने टाइम का बता रही हूँ, ठीक है। लेकिन इंग्लैंड में क्या थे, दो सिचुएशंस ऐसी थी जब ये कह सकते थे कि जो पब्लिक हितवाद था वह प्राइवेट व्यक्ति भी ला सकता था, नहीं तो जनरली नहीं ला सकता। लेकिन दो आधार ऐसे थे जिसमें प्राइवेट व्यक्ति भी लोकहितवाद ला सकता था। तो फर्स्ट पॉइंट उसका ये है कि अगर कोई लोक अधिकार में, लोकहित में कोई ऐसा हस्तक्षेप हो रहा है या उसमें ऐसी कोई बाधा उत्पन्न की जा रही है कि उस व्यक्ति के खुद के ही प्राइवेट अधिकार में भी हस्तक्षेप हो रहा है, अत्यधिक हस्तक्षेप हो रहा है, तो वह लोकहितवाद ला सकता था। और सेकंड पॉइंट है, अगर लोक अधिकार के हस्तक्षेप में यानी कि कोई पब्लिक न्यूसेंस टाइप इस टाइप का है और उसे किसी प्राइवेट व्यक्ति को कोई विशेष क्षति हुई हो तो वह उसमें वाद ला सकता था। अब हम ये मैंने इंग्लैंड की स्थिति बताई, लेकिन भारत में प्राचीन काल में जो इंग्लैंड में दो आधार दिए गए थे वे आधार भी भारत की जनता को उपलब्ध नहीं थे। यानी कि भारत में कोई भी व्यक्ति किसी भी आधार पर PIL नहीं ला सकता था, जबकि इंग्लैंड में दो आधार दिए गए थे। तो जो CPC था, CPC की सेक्शन 91 जो था, जो पहले संशोधित नहीं की गई थी, उसमें इंडिया में महाधिवक्ता वाद ला सकते थे। लेकिन धीरे धीरे विधि में सुधार हुआ। फिर 1960 जो कि एक क्रांतिकारी परिवर्तन के तौर पे कई उदारीकरण हुए थे, उसमें अमेरिका में जो लोकहितवाद की अवधारणा आई थी, उस अवधारणा से भारत में भी लोकस स्टैंडाइज जो सिद्धांत था, सुने जाने का अधिकार, उसमें शिथिलता लाई गई थी। यानी सुने जाने का अधिकार यानी कि जिसकी पीड़ा है उसी को ही सुना जाएगा, जो पीड़ित पक्षकार है, जिसको क्षति हुई है, जिसके अधिकारों का हनन हुआ है, उसी को ही सुना जाएगा। इस अधिकार में शिथिलता लाई गई। यानी अब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने PIL के लिए अपने दरवाजे खोल दिए थे। कोई भी न्याय के लिए उन पे नॉक कर सकता था। यानी यह जरूरी नहीं कि लोकहितवाद है तो कोई प्राइवेट व्यक्ति नहीं ला सकता। लेकिन निचले न्यायालयों में क्या, जैसा कि मैंने आपको बताया, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने अपने द्वार खोल दिए थे। अधीनस्थ न्यायालय जो निचले स्तर के न्यायालय थे, उसमें अभी भी जो PIL थी लाना असंभव था प्राइवेट व्यक्ति के लिए। तब फिर CPC में कुछ संशोधन किए गए। तो सेक्शन 91 CPC की, उसमें संशोधन करके जो लोक न्यूसेंस था, लोक न्यूसेंस में दोषपूर्ण कार्य में कोई भी प्राइवेट व्यक्ति है, इसमें कंडीशंस दी गई थी कि फर्स्ट कंडीशन तो महाधिवक्ता द्वारा वादा था, जो पहले भी था। फिर संशोधन करके यह जोड़ा गया कि दो या दो से अधिक व्यक्ति न्यायालय की इजाजत से यह वाद ला सकते हैं। यानी कि अगर न्यायालय परमिशन देता है तो दो या दो से अधिक व्यक्ति न्यायालय में वाद ला सकते हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि कब
प्राइवेट जो मुकदमा होता है वो PIL बन जाता है, और कब प्राइवेट मुकदमा PIL नहीं बन सकता, और आगे हम और पढ़ेंगे कि लोकहित मुकदमा और निजी हित मुकदमा में क्या डिफरेंसेस है। ये डिफरेंसेस वाला यूजुअली आपके एग्जाम्स में पूछा जाता है, इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। थैंक यू सो मच।